Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will take new subject that is environment education. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी कि हम ईवीएस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, तो वो आज से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, आज उसका हम चैप्टर देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, ईवीएस में जो चॅप्टर आहे नॅचरल रिसोर्सेस अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, उसी को हम मराठी में कहते हैं नैसर्गिक संसाधने आणि शाश्वत विकास. ओके, त्यालाच आपण मराठीत म्हणतो नैसर्गिक संसाधने आणि शाश्वत विकास. ओके, टेंशन मत लो, मैं हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ, बस मैंने इसका मीनिंग आपको मराठी में बता दिया. ओके, सो लेट स्टार्ट दी लेक्चर. उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो. और अगर आपको कुछ भी डाउट हो पूरे लेक्चर में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो. ओके, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर. ओके, फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है देखो. ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट, आई विल टेक पेन. ओके, इंट्रोडक्शन. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्लीन. मैं इसको ना ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लेजर पॉइंटर से आपको हाईलाइट करता हूँ. ओके, जस्ट वेट, हाईलाइट करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट. ओके, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल आर इसेंशियल टू ह्यूमन. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल आर इसेंशियल टू ह्यूमन. मतलब ह्यूमन को कौन से नेचुरल रिसोर्सेस इसेंशियल है, मतलब उसको उसकी जरूरत है डेली लाइफ में, उसको इन नेचुरल रिसोर्सेस की जरूरत है. उसमें आते क्लीन एयर, मतलब हमें एयर चाहिए, मतलब प्यूरिफाइड प्यूरिफाइड एयर, मतलब शुद्ध हवा. क्योंकि क्यों चाहिए? ऑक्सीजन लेने के लिए. वाटर चाहिए, पीने के लिए पाणी चाहिए. और फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल मतलब त्यालाच मराठीत आपण म्हणतो सुपीक माती. ती माती कशाला लागते आपल्याला? फर्टाइल सॉइल किसके लिए लगती है? खेती करने के लिए. ओके, ये जो थ्री नेचुरल रिसोर्सेस है, क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल आर इसेंशियल टू ह्यूमन. ओके, they provide the basic necessities of life including food, shelter and energy. वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? बेसिक नेसेसिटीज, मतलब रोज की जो बेसिक जरूरत है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड एनर्जी. ओके, इसलिए हमें एयर, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल नेचुरल रिसोर्सेस जरूरी है. ओके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेस इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. ओके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेस इंश्योर्स, मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या करता है? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, आपको पता ही है, एंड ग्रोथ. ओके, then sustainable development ensures that future generation have access to the same resources and the opportunities as the current generation. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या रखता है? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दावा करता है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास भी इसी तरह के नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सेस हो. मतलब हमें जो नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे वो उनको भी मिलने चाहिए और उनको भी अपॉर्चुनिटीज हमारे जैसे ही मिलनी चाहिए. ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दावा करता है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम. ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो क्या है बेसिकली? Just wait. Okay. Natural resources are essential for sustaining life and supporting human activities. Natural resources हमें essential है for sustaining life and supporting human activities. Natural resources हमारी activities को भी support करते. Then different types of natural resources are as. अभी वो कौन से different types of natural resources हम देखते. फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस. उसमें टू टाइप्स है, परपेचुअली रिन्यूएबल रिसोर्सेस और इंटरमीडिएट रिन्यूएबल रिसोर्सेस. सो फर्स्ट वन इज परपेचुअली रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ओके, दिस रिसोर्सेस आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश. रिप्लेनिश मतलब भरून काढणे. मतलब ये जो रिसोर्सेस होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मतलब वो रिप्लेनिश होते रहते, मतलब बाय नेचुरल प्रोसेस. ये रिसोर्सेज बार बार रिप्लेनिश होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वी यूज देम. मतलब हम जितना यूज करते उतने वो फिर से तैयार मतलब बन जाते. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, अगर हमने सोलर एनर्जी ली तो बाद में भी हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी. ओके, इस तरह से. एंड विंड एनर्जी. ओके, मतलब ये कभी खत्म नहीं होते, ये रिन्यू होते रहते. और नेक्स्ट टाइप है इंटरमीडिएट रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These resources last only if judiciously. Example include fresh water used for drinking, soil, timber from trees and plants and animals for
फूड। ओके, ये हुए इंटरमीडिएट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो व्हाट इज मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? These resources cannot be readily renewed by natural means and are available in limited quantities. So non-renewable resources are available in limited quantities. उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। ओके, वो लिमिटेड क्वांटिटीज में ही अवेलेबल है, मतलब एक बार खत्म हुए तो खत्म हो गए, उसके बाद हमें वो मिलेंगे नहीं। एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, हेवी ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। तो देखो अभी क्या है ना, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सीएनजी कार आई है और इलेक्ट्रिक कार आई है। जो बाइक्स, कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होगा वो सीएनजी पे भी चलते हैं। अभी बाइक भी है, सीएनजी बाइक एंड इलेक्ट्रिक कार। तो ये क्यों आए? क्योंकि पेट्रोल और डीजल कुछ समय के बाद खत्म हो जाने वाले, इसलिए हमें अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि हम अभी बाइक, कार किस पे चला सकते हैं अगर पेट्रोल डीजल खत्म हुआ तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या आया है? इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिक कार, ईवी कार्स एक्सेट्रा, देन सीएनजी बाइक, सीएनजी कार्स एक्सेट्रा। ओके, इस तरह से मतलब सीएनजी पे और इलेक्ट्रिसिटी पे बाइक और कार अभी चल सकते हैं। ओके, इतने डेवलप नहीं हुए अभी, मतलब 50 to 60% डेवलप है। क्योंकि जैसे पेट्रोल और डीजल के पंप है, वैसे इलेक्ट्रिक और सीएनजी के पंप अभी अवेलेबल नहीं इतनी, मतलब ज्यादा मात्रा में वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आने वाले 5 साल में वो भी डेवलप हो जाएंगे। जैसे हम पेट्रोल डीजल कार ज्यादा यूज करते हैं, वैसे हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार ज्यादा यूज करने लगेंगे। ओके, देन एग्जांपल में मिनरल्स है, इंक्लूडिंग मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, एज वेल एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक सैंड, ग्रेवल एंड साल्ट। ये जो बताया मैंने, मेटल्स में आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड नॉन मेटल्स में सैंड, ग्रेवल एंड साल्ट, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड, मतलब बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। तो उसमें कौन से? प्लांट। प्लांट्स हम क्यों यूज करते हैं? यूज फॉर फूड, देन पेपर प्रोडक्शन, देन क्लोथिंग एक्सेट्रा। देन एनिमल्स प्रोवाइडिंग अस मिल्क, मिल्क, यहाँ पे मीट है, ईट नहीं है, यहाँ पे गलत हुआ है, मीट, चीज एंड मटेरियल्स लाइक लेदर एंड सिल्क। सो एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट मतलब आपको पता है जो हम नॉनवेज खाते हैं वो मीट, चीज एंड मटेरियल्स लाइक लेदर एंड सिल्क। अभी जो शिप होती है वो हमें ऊल देती है, सिल्क देती है। ओके, एनिमल से लेदर एंड सिल्क भी हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर। ओके, जो मतलब एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या? एंशिएंट मतलब प्राचीन, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो खनिज होते हैं, खनिज आपने सुना ही होगा, मतलब वो सॉइल से ही मिलते। सॉइल से मतलब नीचे, लैंड के नीचे से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज अबायोटिक रिसोर्सेज। Abiotic resources are obtained from non-living and inorganic materials. This including sunlight. Abiotic resources कौन कौन से? Sunlight, the primary source of energy. Then air, essential for life and wind energy. Then water. Water is used for hydroelectric energy. अभी आपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी सुना होगा, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट देखा होगा कहाँ पे, तो या फिर आपने पढ़ा होगा कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। ओके, देन वाटर किसके लिए यूज होता है? ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग। देन मिनरल्स सच एज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ये क्या हुए? अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, तो आपको याद रखना है नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स: रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। देयर आर 4 टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, आगे बढ़ते। Then resources. So what is meant by resources? A resource can be anything from natural wealth to information, and it plays the crucial role in various aspects of life and development. Okay? आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ से लर्न करनी है और याद रखनी है, आपको आपके एग्जाम में आ सकती है। ओके, देन classification of natural resources. Natural resources can be classified in various ways based on different criteria. So natural resources various ways में classified किए जाते हैं। Following are methods of classification of natural resources based on origin and availability. तो natural resources किसके ऊपर classified किए जाते हैं? Origin and availability. Okay. देन फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन पे बेस्ड कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। सो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ से पढ़ लेना, पीछे भी मैंने आपको बताया। तो हम आगे बढ़ते। देन सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन
अवेलेबिलिटी, सो अवेलेबिलिटी में कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसमें परपेचुअली रिन्यूएबल एंड इंटरमीडिएट रिन्यूएबल आते, देन नॉन रिन्यूएबल, ये हमने पढ़े, आप यहाँ से पढ़ लेना, फिर से वही टॉपिक रिपीट हुआ है। देन ये देखो, दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर टाइप। सो फर्स्ट आता है रिसोर्सेस, देन उसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल में आते हैं सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइड्स, फ्लोइंग, देन सॉइल एंड प्लांट्स। और नॉन रिन्यूएबल में अगेन टू टाइप्स, फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, और अनदर टाइप इज मेटालिक मिनरल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और थर्ड टाइप इज नॉन मेटालिक, okay, mineral, salt, phosphates, etc etc। this is flow chart of resources। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फ्लो चार्ट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। तो आपको ये फ्लो चार्ट वहां पे टाइप मतलब वहां पे आपको लिखना है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते, देन मेजर टाइप ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। सो मेजर टाइप में आते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज। मतलब सिंपल है, फॉरेस्ट क्या है, आप प्रैक्टिकली सोचो, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं। सो फॉरेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज। लेट एक्सप्लोर सम की पॉइंट्स अबाउट फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में क्या की पॉइंट्स है, फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सो टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आता है बोरियल फॉरेस्ट, उसको ही हम टाइगा ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइगा, ओके। So boreal forest found in cool high latitude subpolar regions. These forests are dominated by hardy conifer like pine, spruces and larches. Okay, okay. ये जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं उसमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं, वो सब पोलर रीजन्स में आते हैं। एंड कूल हाई लॅटिट्यूड मतलब जहाँ पे मतलब इन मराठी थंड हवेचं ठिकाण म्हणजे जे बर्फाचे ठिकाण असतात तिथे बोरियल फॉरेस्ट आढळले जातात, ओके। वहां पे बोरियल फॉरेस्ट मिलते जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बर्फ हो, ओके। तो उसमें ट्रीज आते जैसे कि पाइन, स्प्रूसेस, लार्चेस, इस तरह के वहां पे ट्रीज हमें देखने को मिलते, किसमें, बोरियल फॉरेस्ट में, उसे हम टाइगा कहते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बोरियल फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश, तो आपको लिखना है टाइगा, या फिर ऐसा आ सकता है टाइगा इज ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, ओके। देन दिस इज डायग्राम फॉर बोरियल फॉरेस्ट, आपको डायग्राम नहीं आएगी, ओके, इतना टेंशन मत लो। देन मिक्स फॉरेस्ट, इन मोर टेम्परेचर, हाई लैटिट्यूड क्लाइमेट, बोथ कॉनिफर्स एंड ब्रॉड लीव्स trees coexist. This forest having growth period of 100 to 200 days and include species like oaks, elms and maples, okay। मिक्स फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज होते हैं, मतलब मिक्स पहले क्या देखो, मिक्स फॉरेस्ट का ग्रोइंग पीरियड क्या है, 100 टू 200 डेज एंड इंक्लूड स्पीसीज लाइक ओक्स, इलम्स एंड मैपल्स, इतना आप याद रखना। देन दिस इज डायग्राम फॉर मिक्स फॉरेस्ट, ओके। सो आज के लिए इतना ही, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। ये नोट आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी, अगर आपने हमारे गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। प्ले स्टोर से पहले गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करो, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लासरूम कोड दिया है, वो कोड वहां पे आप डालो, आप हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर लोगे, ओके। वहां पे आपको ये नोट मिल जाएगी और बाकी के सब्जेक्ट के नोट्स भी वहां पे अवेलेबल है, ओके। इस तरह से आपको हमारा गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है, ओके। आगे के लेक्चर में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ओके। मैं ज्यादा बड़ा ले सकता था लेकिन आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए इतना ही लेक्चर मैंने यहाँ तक लिया, ओके। क्योंकि हर एक लेक्चर में 10 टू 12 मिनट्स के, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक जाता है, ओके, उससे बड़ा नहीं जाता। वन शॉट लेक्चर बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये जो रेगुलर लेक्चर से, इसलिए। और हमारे सेमेस्टर एग्जाम शायद दिसंबर में होंगे मेरे हिसाब से, ओके। जो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है उनके लिए बता रहा हूँ, ओके। सो तब तक हम ईवीएस, मैथ्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सी, इन चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम दिसंबर तक खत्म कर लेंगे, ओके। So this is sufficient for this lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. And if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram, okay. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.